रामपुर गांव में रामू नाम का एक भोला भाला किसान रहा करता था। वो बड़ा ही सरल स्वभाव का था और हर किसी पर भरोसा कर लेता था। वो उसी गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। एक दिन की बात है। अरे ओ कमला, अरे खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अरे सुनाई दे रहा है क्या? मुझे खेत जाना है, देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ जी, बस हो ही गया है, लाती हूँ अभी। कमला अंदर से खाना लेके आती है। ये लीजिए जी खाना। और हाँ, एक बात कहूँ, पहले खाना खाकर जाइए, वरना फिर खेत में चले जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा शाम कब हो गई। फिर वापस देर से लौटेंगे। अब तो दिन भर खेत ही आपका घर बन गया है। अरे भाग्यवन, ये खेत हमारे पूर्वजों की देन है। उनकी यादें जुड़ी है उस जमीन से। अगर हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो जमीन फसल कैसे देगी? अनाज कैसे उगेगा? खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, आप और आपकी ये बड़ी बड़ी बातें। ये लीजिए खाना, खाइए और फिर जाइए अपने खेत। रामू खाना खाता है और फिर खेत की ओर निकल जाता है। वह चलते चलते सोचता है, जल्दी जल्दी चलता हूँ और आज जी जान लगाकर काम करूंगा। इस बार तो लगता है कि भगवान भी मेहरबान है। अच्छी फसल दिख रही है और बारिश भी समय समय पर हो रही है। वह ये सोचते सोचते अपने खेत पहुंचा ही था कि तभी दूर से श्याम दौड़ता हुआ आता है। अरे रामू भाई, ओ रामू भाई, अरे भैया कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। आज जैसे तैसे करके आपसे मिलना हुआ है। हाँ। अरे हाँ, शांति शांति, पहले सांस ले लो भाई। सब ठीक तो है ना? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बात है? भैया वो बात ये है कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मेरी सारी की सारी ज़मीन कर्जे में चली गई है। यहाँ तक कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? तेरे पास तो अच्छी खासी ज़मीन हुआ करती थी ना? ये अचानक क्या हो गया? हैं? अरे अचानक सब खत्म हो गया भैया। मेरी पत्नी की बीमारी, सूखा और फिर कर्ज बढ़ता गया, जिससे मेरी सारी जमीन भी चली गई। अब तो जमींदार ने भी मदद करने से मना कर दिया है। वो भी कुछ नहीं दे रहा और मुझे खेती करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे पास जमीन तो है, लेकिन मैं खुद उस पर खेती करता हूँ। तुझे कैसे दे दूं? अगर तुझे दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बस थोड़ी सी जमीन दे दीजिए भाई। मैं कसम खाता हूँ भाई, सिर्फ 4-5 महीने के लिए मांग रहा हूँ। जैसे ही फसल होगी बेचकर आपकी जमीन आपको लौटा दूंगा, नहीं तो बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब आप ही पर भरोसा है भाई, कुछ तो मदद करो भाई, आपके पास इतनी सारी जमीन है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, फिर इस जमीन को आधी जमीन तुझे दे देता हूँ जोतने के लिए और आधी मैं रख लूंगा। इससे तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेहनत करना, बर्बादी मत करना, ठीक है? वाह, धन्य है भाई आप। धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। फिर क्या, श्याम रामू की जमीन पर खेती करने लगता है। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। रामू की जमीन पर श्याम को खेती करता देख गांव के 2 आदमी बात करते हैं। देखो भैया, अरे ये श्याम रामू की जमीन पे क्यों काम कर रहा है? वाह, लगता है कि श्याम ने ये जमीन खरीद ली है, तभी तो ये यहाँ जुताई कर रहा है। हाँ भाई, ये भी हो सकता है। वैसे भी रामू के पास इतनी सारी जमीन है कि बेचारा अकेले क्या करता, इसलिए बेच दिया होगा श्याम को। चलो शाम से ही जाके पूछ लेते हैं कि जमीन खरीदी है या ऐसे ही काम कर रहा है। इतना बोलकर दोनों श्याम के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ श्याम, तनिक सुनो तो सही, ये जमीन तो रामू भाई की है ना, फिर तू क्यों इस पे खेती कर रहा है? या फिर तुमने ये जमीन खरीद लिया है? कितने में खरीदा ये तो बता। अरे हाँ भाई, मैंने रामू से ये ज़मीन खरीद ली है। अब ये ज़मीन मेरी है, अब मैं ही इस पर खेती करूँगा।
है? ये क्या? क्या सच में रामू ने इतना बड़ा खेत बेच दिया उसने तुम्हें? हाँ हाँ भाई, आखिर रामू मेरा अच्छा दोस्त है। उसी ने कहा कि तू ये जमीन ले ले मुझसे और खेती करो। पूरे 5 लाख में खरीदी है ये जमीन। हाँ, अच्छा सुनो भाई, पर ये बात अभी किसी से कहना मत। अरे वो क्यों? किसी से कहना क्यों नहीं? अरे एक बात ये है कि रामू भाई ये जमीन बेचना नहीं चाहते थे, पर दोस्त होने के नाते उसने मुझे बेच दिया। तो उसने कहा कि किसी से बोलना मत, नहीं तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो नहीं कहेंगे किसी से। चलो भैया हम चलते हैं। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। वहीं श्याम के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है। आहा, अब तो गांव वालों में भी ये हो जाएगा कि मैंने ये ज़मीन खरीद ली है। अब बस जल्दी से मुझे इस ज़मीन के कागज़ हासिल करने होंगे, ताकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर सकूं। अगले दिन रामू अपने खेत काम कर रहा था, तभी श्याम उसके पास आकर बोलता है। अरे सुनो रामू भैया, वो मैं क्या कह रहा हूँ, ये गांव वाले तो मुझे बड़े ताने मारने लगे हैं, हंसी उड़ाते हैं। सब यही कहते हैं कि मैंने आपकी ज़मीन धोखे से हड़प ली है, धोखे से ले लिया है, कब्जा कर लिया है। मैं कितना ही समझाऊं, कोई यकीन ही नहीं करता भाई। तो एक काम करिए ना, बस 1-2 कागज़ दे दीजिए इस ज़मीन के, जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये ज़मीन कुछ महीनों के लिए मेरी ही है और मैं ही इस पर खेती कर सकता हूँ। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो। ये गांव वाले मेहनत की कमाई भी सही से नहीं खाने देते, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब गांव वालों का भी क्या कहूँ। चलो ठीक है, फिर तुम कल आना, मैं कल तुमको कागज़ दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भाई, अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। अब मैं खुशी खुशी खेती कर सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। रामू भोला ही तो था, वह श्याम की बातों में आ जाता है और अपनी पत्नी को बिना बताए अगले दिन वो उस जमीन के कागज श्याम को लाकर दे देता है। अब सबको दिखा देना कि जमीन तुझे उधार दी गई है कुछ महीनों के लिए, ना कि तूने हड़पी है। चल ठीक है, अब मन लगा के काम कर, है ना, जा। फिर श्याम वो कागज खुशी खुशी लेकर आ जाता है और सोचता है, आहा, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अरे ये रामू तो बहुत ही सीधा और भोला निकला, बिना सोचे समझे ही जमीन के कागज मुझे दे दिए। अब ये जमीन रामू की नहीं मेरी हो गई है, और इस पर मैं अब धान की खेती करूंगा सीना चौड़ा करके। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। श्याम की फसल लहलहा उठती है, उसकी अच्छी फसल होती है। वह उस फसल को बेचकर काफी मुनाफा कमाता है और फिर वह उस जमीन को अपने ही गांव के एक आदमी को बेच के भाग जाता है। और उधर रामू के हमेशा की बजाय इस बार आधा मुनाफा हुआ, क्योंकि उसने आधा खेत श्याम को दे दिया था। हे भगवान, ये क्या, इस बार सिर्फ इतना ही पैसा? क्या बात है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई क्या? हमारे पास तो पूरे 10 बीघा जमीन है ना, फिर इतने कम पैसे कैसे? हर बार तो इससे ज्यादा होते थे, इससे बल्कि दुगने होते थे। हाँ भाग्यवन, तुम्हारा शक भी सही है, पर क्या है कि वो मैंने आधी जमीन श्याम को दे दी थी ना 4 महीने के लिए। 4 महीने वो खेती करके हमारी जमीन वापस कर देगा। वो बेचारा मजबूर होकर मुझसे मदद मांगने आया था। ये क्या बोल रहे हो? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा? ये क्या तरीका है आपका? कोई भी आता है और आप खेत थमा देते हैं? क्या आप इतने भोले हैं जी? कम से कम पूछ तो लेते, हम क्या खाएंगे अब? अरे मैंने सोचा वो अच्छा आदमी है, इसलिए मैंने उसे खेती करने के लिए दे दिया। वो जरूर लौट कर आएगा। अब तो 4 महीने हो चुके हैं, शायद वो आज या कल में आ जाएगा, चिंता ना करो। ऐसे ही 2 दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन श्याम रामू के पास नहीं आता। अरे ये क्या, फसल काटे हुए तो रामू को काफी दिन हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं अब तक, लेकिन श्याम अभी तक नहीं आया। ये क्या चक्कर है? चलो मुझे खेत जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर रामू खेत की तरफ चला जाता है।
रामू जैसे ही खेत पहुंचता है, वह देखता है कि वहां कोई और व्यक्ति उसके खेत में हल चला रहा होता है। ये देखकर वह दंग रह जाता है। अरे ये क्या? ए भाई, तुम कौन हो और ये मेरे खेत में जुताई क्यों कर रहे हो? श्याम कहाँ है? नमस्ते भाई, देखिए मेरा नाम मुरारी है और ये खेत मेरा है। आप कौन हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले ये खेत श्याम से पूरे 8 लाख में खरीद चुका हूँ। ये क्या कहा तुमने? ये खेत खरीद लिया? ए भाई, ये खेत मेरा है। श्याम कौन होता है मेरा खेत बेचने वाला? तुमने कैसे खरीद लिया? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैंने ये खेत श्याम से खरीदा है और उसने मुझे पूरे खेत के कागज भी दिए हैं। आप कहो तो दिखा दूं? ये सुनकर रामू को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। श्याम ने उसे धोखा देके ठग लिया है। रामू निराश होकर घर लौटता है तो उसकी पत्नी कमला बोलती है, क्या हुआ जी, श्याम मिला क्या? आप उससे ही मिलने गए थे ना? अरे नहीं आया भाग्यवन, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वो हमारी जमीन बेचकर किसी और को दे गया और खुद कहीं भाग गया। हम तो लुट गए कमला, अब क्या होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे वो हमारी जमीन खरीद सकता है? और शाम को तो आपने सिर्फ 4 महीने के लिए दी थी ना? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाग्यवन, जब मैं खेत में गया तो मुरारी नाम का आदमी वहाँ काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने ये जमीन शाम से पूरे 8 लाख में खरीदी है। अरे ये वही मुरारी है ना जो हमारे गांव के उस छोर रहता है? रुकिए, मैं अभी मुरारी के घर जाती हूँ और उससे बात करती हूँ। कमला गुस्से में मुरारी के घर जाती है और उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पर कब्जा करने की? वो जमीन मेरे पति ने शाम को सिर्फ कुछ महीने के लिए खेती करने के लिए दी थी। तुम वो जमीन ऐसे नहीं ले सकते। अरे रुकिए, देखिए पहले आप मेरे घर से बाहर निकलिए। आप ऐसे कैसे बिना पूछे मेरे घर में घुस सकती हैं? मुरारी कमला का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। देखिए, अब ये जमीन मेरी है और इसे मैंने पूरे 8 लाख देकर खरीदा है। ये आपकी कैसे हो सकती है? अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ ये जमीन किसकी है। कमला गुस्से में घर लौटती है और अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है, जिसे देख रामू कहता है, अरे कमला, ये क्या कर रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हो? अरे वो हमारी जमीन के कागज यहीं रखे थे, बस वही ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। जमीन के कागज? अरे वो तो मैं शाम को दे चुका हूँ, तो तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपकी मति मारी गई थी क्या, जो जमीन के कागज भी उसे दे दिए? अब क्या करेंगे हम लोग? इतना भी दिमाग नहीं है क्या? जमीन के कागज भी उसे दे दिए। मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। हाँ, अरे वही बोल रहा था कि गांव वाले उसे ताना मार रहे थे कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हड़प लिया, धोखा दे दिया। तो वो गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए उसने मुझसे कागज मांगे। मैंने कागज उसे दे दिए। रामू गांव की चौपाल पर जाता है और गांव वालों को जाकर बोलता है, भाइयों, मैंने शाम को खेती करने के लिए जमीन दी थी, सिर्फ 4 महीने के लिए, लेकिन उसने धोखा दिया और खेत बेचकर भाग गया। अरे ये क्या कह रहे हो? तूने शाम को जमीन दी थी? अरे वो तो हम लोगों से कहता था कि ये जमीन उसने तुमसे खरीद ली है। और नहीं तो क्या, हमने भी यही सुना है। जब वो जमीन बेच रहा था तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये शाम की जमीन है, तो हमने भी कह दिया हाँ भाई, शाम की ही है। और ये बता, तू कब तक ऐसे लोगों के झांसे में आता रहेगा? वाह रे वाह रे वाह, रामू तू है तो बड़ा भोला, खुद ही अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेता है। अरे तो अब क्या करूं? जमीन गई, कागज गया और भरोसा भी चला गया। क्या इंसान का सीधा होना उसके लिए इतना खतरनाक होता है क्या? इतना कहकर रामू फूट फूट कर रोने लगता है और घर जाता है। तभी वहां मुरारी आता है। अब देखो रामू भाई,
मैं भी इसी गांव का हूँ, तुम भी इसी गांव के हो। देखो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें शाम के घर का पता बताने आया हूँ। वो यहीं गांव के बाहर एक छोटे से घर में रह रहा है। मैं कल ही उसके वहां मिलकर आया हूँ। तुम जाकर खुद उससे बात कर लो और सच्चाई का पता लगा लो। हाँ। आप रुकिए जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गए तो वो आपको फिर से मूर्ख बनाकर भाग जाएगा। मैं खुद जाऊंगी और रात होते ही उसके घर से हमारी जमीन के कागज चुपचाप चुरा लाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। रात होती है, सब सो जाते हैं और कमला चुपचाप उठकर श्याम के घर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में कमला चोरी चुपके श्याम के घर में घुसती है, अलमारी खोलती है और जमीन के कागज ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे कई सारे जमीन के कागजों पर पड़ती है। इसने तो सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे गांव वालों को धोखा दिया है। ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज और लालची है। अब इसका खेल खत्म करूंगी। कमला सारे कागज लेकर चुपचाप अपने घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद श्याम जब अपने घर लौटता है और अलमारी खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारे जमीन के कागज गायब थे। तभी उसकी नजर एक हाथ की टूटी हुई चूड़ी पर पड़ती है, जिसे देख उसके मन में विचार आता है, ये काम जरूर उस रामू की पत्नी का होगा। वही आई होगी मेरे घर में, वरना उसके सिवा तो कोई आ ही नहीं सकता। रुक जाओ, अभी सबक सिखाता हूँ। अगली सुबह श्याम गुस्से में रामू के घर जाता है और बोलता है, ऐ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? चलो जल्दी से मेरे सारे जमीन के कागज वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? देख रहे हो ना ये चाकू, अभी तुम्हारे गले को चीर फाड़ के रख देगा। चलो निकालो। श्याम चाकू दिखाकर रामू को डरा धमका रहा था। अरे श्याम, देख संभाल के, ये चाकू लग जाएगा। श्याम, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। तुझे भी पता है कि वो जमीन मैंने तेरे ऊपर दया करके, भरोसा करके दी थी, और अब तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। तू बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। तभी कमला पास रखा हुआ डंडा उठाकर श्याम के सिर पर मारती है। तभी चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और तुम सबको जान से मार दूंगा। तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर श्याम वहां से निकल जाता है। श्याम का ऐसा रवैया देखकर कमला बोलती है, ये श्याम तो बहुत खतरनाक किस्म का लगता है। ये चुप नहीं बैठेगा, ये फिर वापस आएगा। अब हमें चुप नहीं बैठना होगा, हमें इसकी पत्नी से मिलना होगा और उसे इसकी सारी करतूत बतानी होगी। हाँ, काश बच गए। तुमने सही कहा कमला, उसकी पत्नी का नाम कामिनी है और वो यहीं पास में रहती है। चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वही कुछ मदद कर सके। चलो। हाँ चलो, अभी चलते हैं। इस बार चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी श्याम के पुराने वाले घर में जाते हैं, जहां उसकी पत्नी रहती थी। कामिनी बहन, मैं कमला हूँ। तुम्हारे घर तुमसे मैं कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ कमला बहन, बोलिए क्या बात है, क्या हुआ? श्याम ने जो किया है वो अब सहन नहीं होगा। आज वो मेरे घर आया और मेरे भोले पति के गले पर चाकू रखकर जबरदस्ती जमीन के कागज लेने की कोशिश की। उसने मेरे पति से कहा था कि वो थोड़े समय के लिए फसल के लिए खेत ले रहा है, लेकिन उसने धोखे से वो जमीन किसी और को बेच दी है और वो भागकर गांव के बाहर रह रहा है। ये क्या कह रही हो कमला बहन? श्याम ने ऐसा किया है? पर क्या बताऊं बहन, मैं तो खुद इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। रोज नशे में धुत रहता है, ना कुछ काम करता है ना मेरी कुछ सुनता है, और जब कुछ कहती हूँ तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी देता है। अब तो हद कर दी उसने। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी इसके जैसे चोर और धोखेबाज बने। कामिनी बहन, तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ चलो। अभी महाराज के पास जाकर इसकी शिकायत करते हैं।
हमें न्याय चाहिए। इस बार चुप रहकर अन्याय नहीं सहेंगे। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं आज राजा के सामने सब कुछ सच बता दूंगी। वो जो भी सजा देंगे वो मैं मंजूर करूंगी उसके लिए। कामिनी, कमला और रामू तीनों राजमहल पहुंचते हैं। उन तीनों को साथ देख राजा बोलते हैं, बताओ, तुम तीनों क्या शिकायत लेकर आए हो? तुम तीनों एक साथ यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? तुम तीनों चिंतित और गुस्से में लग रहे हो। महाराज, मैं कामिनी हूँ, रामपुर गांव में रहती हूँ। मेरे पति का नाम श्याम है। मेरा पति बहुत ही बेईमान और लालची है। गांव के भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़प लेता है। आज उसने रामू भैया की भी जमीन जबरन हथिया ली और किसी और को बेचकर पैसे लेकर फरार हो गया है। हाँ महाराज, वो हमारे घर आया था। उसने चाकू दिखाकर मेरे भोले पति से जबरन कागज लेने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार देगा। महाराज, मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो मुझसे मदद मांगने आया था। मैंने उसकी मजबूरी समझकर उस पे भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। यहाँ तक कि मारने की भी धमकी दी है। सैनिकों, जाओ और जहां भी ये श्याम मिले उसे तुरंत पकड़कर लेकर आओ। जाओ। सैनिक उसे छपे छपे पर ढूंढते हैं और फिर थोड़ी ही देर में सैनिक श्याम को पकड़कर दरबार में लाते हैं। हाँ तो श्याम, हमें शिकायत मिली है तुम लोगों को धोखा देकर जबरदस्ती जमीन हड़पते हो। क्या तुमने ये घिनौना काम किया है? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? अरे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया महाराज। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं एकदम निर्दोष हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब करते हुए। चोरी, धोखा और अब जमीन हड़प कर भाग रहा था। महाराज, इस धोखेबाज को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि गांव में फिर कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। अब देखो, इतनी गवाही दे रहे हैं ये लोग और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुम्हारे साथ पूरे गांव में एक आदमी नहीं खड़ा है और फिर भी तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब तो सुधर जाओ। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में डाल दो। और कामिनी, मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। तुमने एक पत्नी होते हुए भी सत्य का साथ दिया। तुम्हारा ये साहस पूरे राज्य की महिलाओं के लिए मिसाल है। शाबाश। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। कामिनी भान, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। हम सब चाहते हैं कि इस बार गांव की सरपंच तुम बनो। हाँ कामिनी बहन, तुम जैसी समझदार और निडर औरत ही गांव को विकास की दिशा में ले जा सकती है। तभी वहां कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, और हम सबका विश्वास तुम पर है और तुम्हारा फैसला राजा तक भी पहुंचता है। इस गांव के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अगर आप सब इतना ज्यादा भरोसा करते हैं मुझ पर, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से गांव की सेवा करूंगी और कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। और आपके डर से कामिनी बहन, आपका पति श्याम चाहकर भी इस गांव में नहीं आ सकता और चोरी लूटपाट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ श्याम कारागार में बंद था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब ने मिलके मुझे बर्बाद कर दिया। बस मुझे किसी तरह बाहर निकलने दो, फिर सबका बदला लूंगा। एक एक से हिसाब बराबर करूंगा। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वह इस तरह बड़बड़ा ही रहा था कि तभी राजकुमार वहां पहुंचते हैं। उसे देख श्याम सोचता है, हाँ, मिल गया मुझे रास्ता इस जेल से निकलने का। राजकुमार को देखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। राजकुमार, राजकुमार, इधर आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? मैं किसी अपराधी से बात नहीं करता। मुझे अपने काम से मतलब है बस।
आहा, राजकुमार, क्या आप नहीं चाहते कि आप सबसे शक्तिशाली इंसान बने, इस पूरे राज्य के सबसे योग्य और सबसे सुंदर युवराज बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिता कभी भी आप पर गुस्सा ना करें? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब कैसे जानते हो? ये बात तुम्हें किसने बताई? और तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? साफ साफ कहो। राजकुमार, सीधी सी बात है, मैं कई दिनों से देख और सुन रहा हूं कि महाराज अक्सर आपसे नाराज रहते हैं और आपको युद्ध कला और बुद्धि में कमजोर समझते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे साधु बाबा को जानता हूं जो आपको महान योद्धा बना सकते हैं और वो आपको वो शक्तियां दे सकते हैं जो किसी के पास नहीं, ऐसी उच्च कोटि की शक्तियां जिससे आप अपराजय बन जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या वाकई में कोई है जो मुझे इतना शक्तिशाली बना सकता है? और नहीं तो क्या राजकुमार। हाँ, लेकिन वो साधु घने जंगलों के उस पार रहते हैं और वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां आप अकेले जाएंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं और उसका पता सिर्फ मैं जानता हूं। और मैं, अब देखिए, मैं तो इस काल कोठरी में बंद हूं, इसीलिए आपके साथ जा नहीं सकता। क्या करूं? अच्छा, ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे वहां तक पहुंचने में? क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? अगर आप तैयार हैं तो आज रात ही मैं आपको चुपचाप यहां से बाहर निकाल दूंगा। रात में राजकुमार श्याम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छी पहरेदारी के कारण वह दोनों पकड़े जाते हैं, जिससे श्याम को फिर से कारागार में डाल दिया जाता है। उसकी है योजना धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।